मैम मैं बचा हुआ था लास्ट क्लास में। आई नो। तो आज बच्चों हम शुरू करने वाले हैं अपने रिवीजन पार्ट 2 का सेकंड टॉपिक, और जिसका नाम है प्रोनाउंस। मैम हर क्लास से पढ़ते आए हैं सीरियसली, फर्स्ट से लेके अब तक। सही बात है, आपने इसको लिटरली हर क्लास में पढ़ा है, तो अगर आपने इसे हर क्लास में पढ़ा है तो ये सबको आना चाहिए, करेक्ट? यस मैम। ओके, तो अभी मैं ये नहीं बताऊंगी कि प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन का क्या होता है, प्लेस लेते हैं पैराग्राफ में बार-बार नाउन। प्रोनाउन्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सबको पता है ना, नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होते हैं। कैसे? जैसे मैं बोलूं कि साक्षी आज बहुत खुश लग रही है, अब मैं साक्षी को साक्षी ना कह के बोलूंगी, मैं बोलूंगी साक्षी आज बहुत खुश लग रही है, साक्षी ने अच्छा खाना खाया है। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि साक्षी आज बहुत खुश लग रही है क्योंकि उसने अच्छा खाना खाया है, करेक्ट? तो ये मैंने जो नेक्स्ट सेंटेंस में साक्षी को रिप्लेस किया उसने, ठीक है? ऐसे ही मैं बोलूंगी जय आज बहुत बिल्कुल खुश नहीं लग रहा है क्योंकि जय की डांट पड़ी है, और या मैं बोल दूं कि जय आज बिल्कुल खुश नहीं लग रहा है क्योंकि उसकी डांट पड़ी है। तो ये जो उसकी, इसकी, हिज, हर, ये सब यूज करते हैं, क्या होता है? प्रोनाउन होता है। यानी प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो किस जगह पे यूज होते हैं? वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स। तो नाउन्स की जगह यूज होते हैं। तो बस कुछ नहीं, हमें कुछ प्रोनाउंस के टाइप पढ़ने हैं और फिर हमें करेक्ट फिल इन दी ब्लैंक्स में चेक करना है कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ सूट कर रहा है, ठीक है? सबसे पहला जो प्रोनाउन है, अच्छा सबको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पता है? यस मैम। ओके, सबसे पहले हम टाइप में बेटा पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी इंसान के नाम या किसी सामान, किसी पर्सन के नेम और किसी थिंग के पीछे लगाए जाते हैं, ठीक है? तो पर्सनल प्रोनाउन किसको रिप्लेस करते हैं? सब्जेक्ट को या फिर ऑब्जेक्ट को, करेक्ट? किसी भी सेंटेंस में कोई नाम लगा हो, जैसे खुशी, साक्षी, अक्षता, इन सबको जो रिप्लेस करेंगे, कुल मिलाकर के जिन जो प्रोमिनेंट नाउन्स हम पढ़ते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में कौन से होते हैं? आई, वी, नहीं। सेकंड में क्या होता है? यू। और थर्ड में क्या होता है? ही, शी, इट। अरे पता है ना। और प्लूरल के लिए यूज होता है दे। तो सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए। अरे समझ आ रहा है? यस। यानी इस टेबल का कहने का मतलब ये है कि जब जहां पर साक्षी लिखा है, अगर वो फर्स्ट पर्सन में यूज हो रही है, जैसे साक्षी बोल रही है आई एम गोइंग, तो ये उस साक्षी खुद बोल रही है, डायरेक्ट स्पीच फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा। आई एम गोइंग मतलब जो कह रहा है वही वो काम कर रहा है, ठीक है? सेकंड पर्सन यानी यू, मैं बोलूं साक्षी यू गो देयर, तो यू मैंने सेकंड पर्सन साक्षी के लिए यूज किया है। और थर्ड पर्सन जब मैं किसी तीसरे इंसान को रेफर कर रही हूँ, ठीक है? जैसे मैं साक्षी आई एम टेलिंग यू दैट ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क, समझ गए? तो इसमें मैंने आई बोला है कि मैं खुद, सेकंड पर्सन साक्षी यू को ये बात बता रही हूँ कि किसी थर्ड पर्सन ही ने वो काम नहीं किया है, समझ गए? तो फर्स्ट पर्सन जब आप खुद के बारे में बात करते हैं, सेकंड पर्सन जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं सामने वाले के बारे में बात करते हैं, और थर्ड पर्सन जो कि तीसरा इंसान है जिसको हम कभी कभी रेफर करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, समझ गए? अरे समझ रहे हो? मैम अगर 3 पर्सन्स की कॉन्वर्सेशन है, मैम अगर 3 पर्सन्स की कॉन्वर्सेशन है, मैम अगर 3 पर्सन्स की कॉन्वर्सेशन है तो जो स्पीकर है मैम अगर वो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पर्सन को रेफर कर दे तो भी वो सेकंड इसमें। समझी नहीं बेटा मैं? आई का मतलब है जब आप अपने बारे में बात कर रहे हो, यू का मतलब सामने वाले के बारे में बात कर रहे हो, ही शी का मतलब किसी थर्ड इंसान के बारे में बात कर रहे हो। अब वो काम फर्स्ट पर्सन भी कर सकता है, सेकंड पर्सन भी कर सकता है, थर्ड पर्सन भी कर सकता है। जैसे ही सेड आई एम गोइंग, उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ, यानी वो अपने लिए बात कर रहा है कि वो खुद जा रहा है। ओके मैम। तो आई का मतलब ये है कि जब जो बोल रहा है स्पीकर वो खुद अपने बारे में बात कर रहा है, समझ रहे हो? इतना तो पता ही होगा। साक्षी बोलेगी आई एम अ गुड गर्ल, तो साक्षी अपने बारे में बात कर रही है ना, खुशी के बारे में बात तो नहीं कर रही है ये बोल के कि साक्षी बोल रही है आई एम अ गुड गर्ल, लेकिन मेरा मतलब है खुशी के लिए नहीं।
लेकिन अगर वो डायरेक्टली खुशी से बात कर रही है तो कहेगी खुशी यू आर अ गुड गर्ल। लेकिन अगर वो अपने लिए बात भी नहीं कर रही है, जिससे वो बात कर रही है ऑब्जेक्ट उसके लिए भी नहीं बात कर रही है, किसी तीसरे इंसान के लिए बात कर रही है, मान लो साक्षी खुशी से बात कर रही है, तो साक्षी जब अपने लिए बोलेगी तो बोलेगी खुशी आई एम अ गुड गर्ल। अगर वो खुशी के बारे में खुशी की तारीफ करना चाहेगी क्योंकि खुशी ऑब्जेक्ट है तो बोलेगी खुशी यू आर अ गुड गर्ल, क्योंकि खुशी सेकंड पर्सन है, साक्षी खुद तो अपने लिए तो फर्स्ट ही पर्सन है, उसके लिए खुशी सेकंड पर्सन है। अब इसका साक्षी का खुशी की तारीफ करने का मन नहीं है, तो साक्षी अब स्नेहा की तारीफ करेगी खुशी से, तो क्या बोलेगी खुशी शी इज अ नाइस गर्ल। वो स्नेहा के लिए क्या बोल रही है, स्नेहा शी इज अ नाइस गर्ल, यानी शी किसके लिए यूज हो रहा है, थर्ड पर्सन के लिए। समझ गए बेटा? तो फर्स्ट पर्सन मतलब जब हम खुद अपनी बात कर रहे होते हैं, सेकंड पर्सन जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं सामने वाले से, हम खुद तो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जब एक दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी तीसरे इंसान के लिए बात कर रहे, तो क्या यूज होगा, ही शी और इट। सिंगुलर के केस में ही शी, प्लूरल के केस में दे। अरे समझ गए? यस मैम। चलो ये तो इस टाइप का प्रोनाउन हुआ। ओके, अगला जो प्रोनाउन होता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लिख लिया सबने? यस मैम, एक मिनट। ठीक है, अगला जो प्रोनाउन है उसका नाम होता है, बेटा हेडिंग डालो सब लोग, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसमें कितने आते हैं, दिस, दैट, these and those. दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव जैसे पर्सनल प्रोनाउन किसी पर्सन की जगह यूज होते हैं, उसी तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए करते हैं। जैसे दिस इज माई लैपटॉप, अरे समझ पा रहे हो, दिस इज माई कार, दिस इज माई होम। तो ये तुमने दिस किसके लिए यूज किया है? हाँ बेटा, Ma'am, that guy is not here. यस तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं करता है, वो इंडिकेट करता है, इशारा करता है। समझ गए? जैसे अगर तुम बोलोगे कि साक्षी इज अ नाइस गर्ल, ठीक है, शी वर्क्स वेरी हार्ड, तो यानी शी पर्सनल साक्षी को रिप्लेस किया है शी ने, करेक्ट? शी हमने साक्षी के नाम की जगह पे यूज किया है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में हम इंसान का नाम हटा के उस जगह प्रोनाउन लिख देते हैं। लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव में हम क्या करते हैं, हम इशारा भी करते हैं। जैसे दिस इज, अगर मैं बोलूंगी इट इज माई लैपटॉप, तो यानी मैंने इट यानी इस लैपटॉप की तरफ इशारा करके उसको इट बोला है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन Ma'am, अगर that girl is Sakshi. मैं ये बोलूंगी कि दैट गर्ल इज साक्षी, यानी मैंने साक्षी की तरफ इशारा करके बोला है कि वो लड़की का नाम साक्षी है, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इशारा करके बताते हैं कि किसका ये समान है। समझ गए? तो एग्जांपल क्या होगा, दिस इज माय कार, दैट गर्ल इज साक्षी, दीज आर माय शूज, दोज आर योर फ्रेंड्स। यानी जब हम पर्सन और थिंग यानी पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करके बताते हैं कि वो किसका है, तो हम उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, दे इंडिकेट अ स्पेसिफिक पर्सन एंड ऑब्जेक्ट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो इंडिकेट करते हैं क्या, दे इंडिकेट अ स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ इंडिकेट करते हैं या फिर किसी थिंग की तरफ इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो लिखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडिकेट अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग, इशारा करते हैं। दिस इज माय कार, दैट इज योर हाउस, these are my books, those are your books। समझ रहे हो? लिख लिया? यस मैम। तो बहुत ही आसान है। ही शी यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह लगाते हैं पर्सनल। जैसे मुझे बोलना है समीक्षा इज अ गुड गर्ल, तो बोलूंगी आई एम अ गुड गर्ल, तो मैंने अपने बारे में बात की, पर्सनल प्रोनाउन समीक्षा की जगह आई यूज कर दिया। लेकिन अगर ये बोलूं कि दिस इज माय क्लास, यानी ये मेरी क्लास है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, दिस, मैं इस क्लास के लिए इशारा कर रही हूँ। लेकिन इसमें एक और प्रोनाउन भी है, क्या है, माय क्लास पोजेसिव प्रोनाउन। करेक्ट। यानी एक प्रोनाउन पढ़ के हमने दूसरा भी पढ़ लिया। इसमें दो प्रोनाउन हुए हैं, दिस का मतलब मैंने इस क्लास की तरफ इशारा किया है कि ये वाली, और फिर मैंने क्या बोला है, मेरी,
यानी मेरी क्लास है ये, तो इसमें जो माई है, माई इज अ पजेसिव प्रोनाउन, करेक्ट। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इशारा करते हैं किसी चीज की तरफ, दिस दैट दीज दोज ये वो, बट ये नहीं बताते कि किसका है। अगर मैं बोलूंगी दिस इज माई कार, यानी माई मतलब मेरी कार है। अगर मैं बोलूंगी दिस इज योर कार, मतलब ये कार तुम्हारी है। तो ये जो माई योर ये सब क्या है, दीज आर पजेसिव प्रोनाउन, समझ गए। मैम जो पोजेस करे कि किसकी चीज है। करेक्ट। तो पजेसिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, वो ये बताते हैं कि सामान किसका है, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन शो क्या दिखाते हैं, पजेशन, कि किसका सामान है, और बिलोंगिंग, किसको वो सामान बिलोंग करता है। ये चीज हमें पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन दिखाते हैं। इसका एग्जांपल है माइन, यानी दिस कार इज माइन, ये मेरी कार है। हर्स यानी ये उसकी कार है। योर्स, दिस इज योर हाउस, ठीक है। एंड दिस इज माई बुक। तो इस तरह का जो हम चीज कर, माई योर हर्स माइन, इस तरह का जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि किसकी चीज है, तो इसको हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ओके मैम। यानी पर्सनल प्रोनाउन केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किए जाते हैं, उनको रिप्लेस करते हैं, किसी चीज की तरफ इशारा नहीं करते, वो खुद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिए जाते हैं। जो अगले प्रोनाउन है उसका नाम है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो इशारा करते हैं, दिस दैट दीज दोज। अगले है पजेसिव, जो बताते हैं कि किसका सामान है, माइन योर हर, ठीक है, इस तरह की चीज। और अगला जो है वो हमारा वो है इंटेरोगेटिव, ये तो सबको ही पता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, मैम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किसी दे आर पर्टिकुलर लाइक यूज्ड चीज टू की। आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमने कितने सारे पढ़ रखे हैं बताओ। तो वो सारे में जो यूज होते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट, हु, विच, whom। एग्जाम्पल कोई बना सकता है इनके, वॉट एवर, ये क्या है। यानी अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू वांट, तो इसमें व्हाट क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। मैंने पूछा तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो क्या तो मैंने यूज किया है सामान की जगह, और फिर मैंने क्वेश्चन भी पूछा है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बहुत सिंपल है, जो भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं, WH फैमिली में जितने वर्ड है वो सब क्या है, WH फैमिली में जितने भी वर्ड हैं दे आर ऑल, अरे बोलो, प्रोनाउंस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। WH फैमिली में जितने भी वर्ड हैं दे आर ऑल इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, करेक्ट। तो अब हमने 4 प्रोनाउन पढ़ लिए हैं। अब हम एक और पढ़ लेते हैं, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किस लिए होता है बेटा, क्वेश्चंस पूछने के लिए। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, हु आर यू, व्हिच इज योर बुक, whom do you want to meet, whatever you want please go, समझ गए। मैम व्हाटएवर भी होगा क्या इसमें। whatever did he say, whatever did he say to make her smile like that, क्या उसने बोला ऐसा कि वो खुश हो गई, तो whatever did he say, क्या उसने बोला। whatever will also be इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। whomever भी हो सकता है। ओके मैम। ओके, ठीक है। अगला जो हम प्रोनाउन बेटा पढ़ने वाले हैं उसका क्या नाम है, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है, आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा, ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमें ये दिखाते हैं, ये ग्रुप के हर एक मेंबर की तरफ इशारा करते हैं, रेफर टू ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप के हर एक मेंबर की तरफ ये इशारा करते हैं, जैसे ईच ऑफ यू कम फॉरवर्ड, यानी प्लीज तुम में से हर एक आदमी बाहर आओ। ईदर ऑफ यू गो टू स्कूल, तुम दोनों में से कोई स्कूल जाओ। नीदर ऑफ यू गो टू प्ले, तुम में से कोई भी खेलने मत जाओ। यानी जैसे हम पूरे ग्रुप की तरफ इशारा करेंगे तो क्या पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं ना, दे आर प्लेइंग, या फिर टीम इज प्लेइंग,
तो टीम का मतलब टीम में सारे लोग हैं, लेकिन अब मुझे पूरी टीम के बारे में बात नहीं करनी, हर एक मेंबर के बारे में बात करनी है, तो मैं क्या बोलूंगी टीम से, ईच ऑफ यू डू योर वर्क। यानी जब हम हर एक मेंबर की तरफ इशारा करते हैं तो उनके लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन, है कि नहीं। ईच का मतलब हर एक, ईदर का मतलब इधर दो लोगों के लिए यूज होता है, दो में से किसी एक के लिए, नीदर दोनों लोग नहीं करो, और एवरी मतलब हर एक इंसान। हाँ खुशी। मैम एवरीवन का तो हम ऐसे भी कई बार होता है ना रेफर एवरीवन को सबको कलेक्टिव लेने के लिए। एवरी के साथ वन लगाया है, मतलब हर एक। ओके यानी कि मैम। अगर मैं बोलूंगी चॉकलेट्स विल बी गिवन टू एवरीवन, यानी हर एक को मिलेगी, इनडायरेक्टली कह सकते हो सबको मिलेगी, समझ गए, लेकिन मतलब हिंदी में होता है हर एक को मिलेगी। जब हर एक को मिलेगी तो सबको तो मिल ही जाएगी, तो उसे कलेक्टिव समझने की गलती मत करो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है हर एक मेंबर की तरफ इशारा करेगा वो, ठीक है। इफ आई से दैट आई विल गिव इट टू एवरीवन, मतलब मैं हर एक को दूंगी ना, तो मैं हर एक के बारे में बात करूंगी, मैं हर एक को दूंगी। तो जब मैं सबको दे दूंगी तो फिर वो भी लोग कह सकते हैं कि सबको मिली, यानी एवरीवन आल्सो इंक्लूड्स लॉट ऑफ पीपल, लेकिन एवरीवन का मतलब लॉट ऑफ पीपल नहीं होता है, एवरीवन का मतलब हर एक आदमी, समझ गए। यस मैम। ओके, तो इसी के साथ अब हमारी एक वो है एक्सरसाइज, यू गाइज स्टार्ट डूइंग इट, बाकी लोगों का 5 ये खत्म होते ही फिर वाइवा एक्सरसाइज नंबर आपको ए करना है, बी करना है, एक्सरसाइज मैच करेंगे, फिर जिनका वाइवा है वो रुकेंगे, बाकी लोग कैन लीव, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर बी पहले करना है, ए इज योर होमवर्क, ठीक है बेटा, फटाफट कर डालो। ओके मैम। Mom, can you repeat once again that which exercise we have to do first? ए करना है क्लास वर्क के लिए और बी होमवर्क के। Okay, thank you. वेलकम। उल्टा बोला है खुशी आपने, बी क्लास वर्क है, ए होमवर्क है। Okay, mom. ओके मैम। मैम हमने रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउंस तो अभी तक नहीं कर रहे हैं। लेट मी चेक। ओके गाइस, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक अभी बचा हुआ है, तो आप एक्सरसाइज नंबर ए ही करो अभी, ठीक है। ओके मैम। ओके बच्चों, तो हम बचे हुए 2 प्रोनाउन भी पढ़ लेते हैं, फिर हमने जो अभी क्लास में एक्सरसाइज करी है वो हम अभी उसे हम मैच करेंगे। अगला जो प्रोनाउन है बेटा उसका नाम है, बताओ क्या नाम है, रिफ्लेक्सिव। Reflexive. रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्स क्या होता है। मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लाइक वो होते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस सेंटेंस के बीच में जो प्रोनाउन आ रहा है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। नहीं, अगर मैं बोलूं सब्जेक्ट, यानी कोई भी इंसान हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, खुशी कोई भी सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका रिजल्ट सब्जेक्ट पर ही पड़े, जैसे आई माई सेल्फ इज कुकिंग, मतलब
मैं खुद ही खाना पका रहा हूँ, तो जो मैं एक्शन कर रहा हूँ कुकिंग, वो मेरे द्वारा मैं खुद के लिए ही कर रहा हूँ, करेक्ट। तो जब किसी भी सब्जेक्ट का एक्शन, एक्शन का मतलब क्या होता है, वर्ब, करेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करती है उसे वर्ब ही तो कहते हैं, जैसे रीडिंग, कुकिंग, है कि नहीं। तो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, जब वो एक्शन वापस सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ने लगे तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। कैसे पता चलेगा, जैसे बॉय पेंटेड विंडो, बॉय ने विंडो को पेंट किया, इसमें बॉय क्या है बेटा, सब्जेक्ट, पेंट क्या है, एक्शन, अरे समझ पा रहे हो, और ऑब्जेक्ट क्या है, विंडो। लेकिन इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे है, रिफ्लेक्सिव, द बॉय पेंटेड विंडो हिमसेल्फ, मतलब उसने विंडो खुद पेंट की है। तो पेंट जो एक्शन है वो सब्जेक्ट ने अपने ऊपर ही ले लिया, यानी खुद पेंट की है, समझ गए। अगर मैं बोलती कि बॉय ने विंडो पेंट की है तो ये नॉर्मल सेंटेंस होता, लेकिन मैंने क्या बोला, बॉय ने विंडो खुद पेंट की है, यानी पेंट करना उसने खुद के साथ किया, यानी खुद उसने वो काम किया है। तो जब मैं एम्फसाइज कर देती हूँ तो हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, समझ गए। बॉय पेंटेड विंडो भी गलत नहीं है, सही सेंटेंस है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया बॉय पेंटेड विंडो हिमसेल्फ, यानी मैंने फोकस किया है, किस चीज के ऊपर फोकस किया है, हिमसेल्फ के ऊपर, कि उसने खुद पेंट की है, यानी जो एक्शन उसने किया है वो वापस सब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, यानी पेंटेड के साथ मैंने क्या लगा दिया है, हिमसेल्फ। तो एक्शन के साथ मैंने सब्जेक्ट फिर से लगा दिया है, उसको मैंने फोकस कर दिया है, समझ गए। यानी रिफ्लेक्सिव को पहचानना बहुत आसान है, इन सेंटेंसेस के एंड में सेल्फ लगा होता है, इटसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ठीक है। जैसे जय ने यश को बोला लेट मी गेट चॉकलेट्स फॉर यू, तो जय ने क्या बोला, नो आई विल गेट इट माई सेल्फ, मैं खुद ही जाकर लेकर आऊंगा, यानी वो फोकस कर रहा है कि वो खुद ये काम करेगा। तो जब सब्जेक्ट खुद के ऊपर एक्शन ले लेता है, समझ गए, कि वो खुद ही वो चीज करेगा और ये चीज वो बार बार बोल रहा होता है, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, समझ गए। यस मैम। इसको पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि इस तरह के ही सेंटेंसेस आपको, इस तरह के ही वर्ड्स इसमें देखने मिलेंगे, इटसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही ये वर्ड मिलेगा आप क्या समझ जाओगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। ओके मैम। इसके अलावा और भी सेल्फ होते हैं बेटा, वन सेल्फ, उसके बाद आवर सेल्फ, फिर होता है देम सेल्फ, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक इस तरह के प्रोनाउन है जब सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ रहा होता है, ठीक है। जैसे बॉय पेंटेड विंडो, विंडो पेंट किया हिमसेल्फ, यानी खुद विंडो पेंट किया। तो ये दिखा रहा है कि पेंट करने का काम बच्चे ने खुद किया है, और ये बात उसने पेंट करने के बाद लिखी हुई है, करेक्ट। तो ये चीज भी नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉय के बाद नहीं लगाया है हिमसेल्फ, कहाँ लगाया है, एंड में लगाया है। दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं बॉय हिमसेल्फ, तो मैं फोकस बॉय पे कर रही हूँ। अच्छा, दो सेंटेंस में लिख रही हूँ, देखो बहुत बहुत फोकस लगा के समझो तभी समझ पाओगे। अगर मैं पहला सेंटेंस में मैं बोलूं बॉय पेंटेड विंडो हिमसेल्फ, और दूसरा मैंने बोला है बॉय हिमसेल्फ पेंटेड विंडो, इन दोनों में क्या फर्क है। मैम इसमें जो हिमसेल्फ, मैम जैसे जो हिमसेल्फ वर्ड है ना मैम, लाइक वो सेकंड सेंटेंस में बहुत ज्यादा ऐसे पॉइंट कर रहा है कि बॉय ने खुद से ही करा, और मैम फर्स्ट सेंटेंस में इतना पॉइंट नहीं कर रहा बॉय की तरफ। नहीं, फिर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन बताऊंगी, जब एक्शन सब्जेक्ट की तरफ इशारा करे, यानी जब एक्शन सब्जेक्ट की तरफ इशारा करे, यानी एक्शन यहाँ पर बेटा क्या है, विंडो को पेंट करना। विंडो के, अगर साफ एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं,
तो जब पेंटेड यानी वर्ब के बाद हिमसेल्फ लगा हो, ये वाला वर्ड जब वर्ब के बाद लगा हो तो वो फोकस वर्ब पर कर रहा होता है, समझ गए? यानी बॉय पेंटेड विंडो हिमसेल्फ में हिमसेल्फ फोकस पेंट पर कर रहा है कि बच्चे ने खुद पेंट कर दिया है, समझ गए? समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं बच्चे ने खुद पेंट कर दिया यानी पेंट पर फोकस है, और दूसरे सेंटेंस में क्या बोल रही हूँ, खुद बच्चे ने पेंट किया है, तो फोकस किस पर है? बच्चे पर। बच्चे पर। तो दूसरा सेंटेंस वो लिखा होगा, समझ गए? तो एक चीज को बोलने का तरीका हिंदी में क्या होगा कि साक्षी ने खुद चॉकलेट बनाई है, यानी फोकस किस पर है? चॉकलेट पर। और दूसरे बोले अरे खुद साक्षी ने चॉकलेट बनाई है, मतलब फोकस किस पर है? साक्षी ने खुद से साक्षी कर लिया। पर। तो जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये सेल्फ वाले वर्ड लगे होते हैं वहां इम्फेटिक प्रोनाउन होता है, यानी इम्फेसिस किसके ऊपर हो रही है? सब्जेक्ट के ऊपर। और जब वर्ब के तुरंत बाद ये लगे होते हैं सेल्फ वाले प्रोनाउन तो वहां पर होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि वहां पर ज्यादा फोकस वर्ब सब्जेक्ट पर कर रहा होता है, यानी वर्ब पहले आता है फिर सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव वर्ड आता है, समझ गए? तो एक तरह से फोकस सब्जेक्ट पर ज्यादा नहीं है, फोकस एक्शन पर ज्यादा हो रहा है। अरे समझ रहे हो? हम बेसिकली हमें इसमें देखना है कि कहाँ पे फोकस हो रहा है और हो जाएगा। और इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है, जब तुम्हारे सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये सेल्फ वाले वर्ड लगे हो वहां इम्फेटिक होगा, और जब ये वर्ड लास्ट में लगे हो या बीच में कहीं लगे हो तो क्या होगा? अरे बताओ। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब के बाद लगा होता है, आफ्टर वर्ब सेल्फ लगा होता है, और इम्फेटिक में कहाँ लगा होता है? आफ्टर सब्जेक्ट। पहचान लोगे? पक्का? यस मैम। लिख लिया सबने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, एक बार सीख लिया जिंदगी भर काम आएगा। लिख लिया? हटा दूं? यस मैम लिख लिया। तो अब मैं 2 एग्जाम्पल लिख रही हूँ और जिसने समझ लिया वो खुद बता देगा। आई मेड, मैंने बनाया, माई सेल्फ अ बोल ऑफ पास्ता। पहला तो ये है, और दूसरा है द डॉक्टर herself performed surgery। बताओ। मैम फर्स्ट सेंटेंस में आई मेड माई सेल्फ अ बोल ऑफ पास्ता। मैम इसमें जो पास्ता का बोल है वो हमने अपने लिए बनाया है खाने के लिए, लेकिन मैम जो डॉक्टर है वह उसमें डॉक्टर को लाइक फोकस कर रहा है वर्ड हरसेल्फ की, डॉक्टर ने खुद से ही हम पूरी सर्जरी को परफॉर्म करा था। लेकिन अगर हम रूल से जाएं तो पहले सेंटेंस में मेड वर्ब है और वर्ब के बाद सेल्फ लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। और अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो दूसरे में सब्जेक्ट के बाद लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंथेटिक। समझ में आ गया सबको? इससे आसान डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा बेटा, इसको हमेशा याद रखना, समझ गए? कहीं भी ये होगा वर्ब के बाद जो लगा होगा वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि दोनों में ही सेल्फ होता है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब तुम लोग सारी चीजें ऑलरेडी कर चुके हो, रिफ्लेक्सिव और इम्पेटिव अगर कर लिया है तो अब एक लास्ट प्रोनाउन है रिलेटिव, उसके बाद हम आराम से सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? मैम जो रिलेट करे ऑब्जेक्ट से। बहुत आसान है वैसे। ये सारे जो वर्ड मैं सामने लिख रही हूँ उनका क्या मतलब है? नो मामा जैसे कि आई ये WH वर्ड है कि नहीं है? यस मैम। अगर मैं तुमसे बोलूं हु आर यू तो ये कौन सा प्रोनाउन है? इंटेरोगेटिव। लेकिन अगर मैं बोलूं खुशी इज द गर्ल हु वन दिस प्राइज तो इसका क्या मतलब है? रिलेटिव, जो प्राइस को रिलेट कर रहा है खुशी से। यस, लेकिन इसका एक और आसान डेफिनेशन, जब इन सेंटेंसेस का हिंदी में मतलब ज से शुरू हो जाए तो ये रिलेटिव होता है। जब
ध्यान से सुनो, जब इन वर्ड का हिंदी में मतलब ज से शुरू हो जाए, सेंटेंस जैसे ही मिले ट्रांसलेट करके देखो। अब ये सेंटेंस खुशी इज द गर्ल हु वन दिस प्राइज का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? खुशी वो लड़की है जिसको प्राइज मिला है। खुशी वो लड़की है जिसने प्राइज जीता है। तो यहाँ पर हु का मैम। मतलब क्या है? जिसने। हेलो मैम। हाँ बेटा। मैम आप रिलेटिव दोबारा से बता सकती हैं? हाँ बता रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ रिलेटिव प्रोनाउन में WH वर्ड ही यूज होते हैं, हु, हुज, हुम, और सबको पता है कि इनका मतलब होता है कौन, किसका, किसको, करेक्ट। मैम लेकिन लेकिन ये जब तो इंटेरोगेटिव में ही आ गए। हाँ इंटेरोगेटिव ही है, ये ओके इंटेरोगेटिव मैम। प्रोनाउन है बेटा। लेकिन इन्हीं से अभी हम एक बढ़िया प्रोनाउन बनाएंगे रिलेटिव, ठीक है। तो आप बताओ, ये केवल समय का, जगह का खेल है। तुम अपने घर पर हो तो राजा हो, स्कूल में हो तो प्रजा हो। वही वाला हाल यहाँ पर है। जब हु सबसे पहले लगा देंगे तो हु बन जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं बोल दूंगी कि साक्षी इज द गर्ल हु इज रेगुलर इन क्लास, तो इसका क्या मतलब है? साक्षी वो लड़की है जो क्लास में रेगुलरली आती है। तो यहाँ पर हु का मतलब क्या, कौन है? नहीं, यहाँ पर हु का क्या मतलब है? जो। यानी जब इसी कुल मिलाकर के जब ये वर्ड स्टार्टिंग में मिले तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, और जब ये वर्ड बीच में लगा हो तो इसका मतलब जो, जिसका, जैसा होता है, और इसको हम रिलेटिव बोलेंगे। तो यानी सेंटेंस में हु कहाँ लगा है इसको देखकर तुम बता सकते हो कि वो इंटेरोगेटिव है या रिलेटिव, बता दोगे? यस मैम। मैम अगर बीच में लगा हो तो फिर वो हो जाएगा। बीच में होता है तो रिलेटिव ही होता है। जैसे दिस इज द पर्सन whom I like, पहला क्वेश्चन पहले में लगा है whom do you like, तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव। और अगर मैं बोलूं दिस इज द पर्सन, ये वो आदमी है whom I like, तो यहाँ पे whom का क्या मतलब है? ये वो आदमी है जो मुझे पसंद है, तो whom का मतलब है जो, और whom बीच में लगा है तो whom क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। यानी जब WH वर्ड को हम बीच में लगा देते हैं तो उनका मतलब इंटेरोगेटिव नहीं रह जाता, वो जोड़ने का काम करने लगते हैं, करेक्ट। जैसे पहले में मैंने देखा कि इस सेंटेंस का दिस इज द पर्सन का मतलब है ये वो आदमी, और इसका मतलब है मुझे पसंद है, लेकिन बीच में एक वर्ड लगा दिया जो, ये वो आदमी है जो मुझे पसंद है। यानी whom ने दो सेंटेंस को जोड़ दिया, ये वो आदमी है मुझे पसंद है, और बीच में लगा दिया जो। यानी यहाँ पर WH वर्ड जोड़ने का काम कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस कोई अलग वर्ड नहीं है, ये WH वर्ड ही है, लेकिन जब ये बीच में आते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते, ये दो सेंटेंस को जोड़ देते हैं। समझ गए? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन, अब तुम लोग बताना कौन सा इंटेरोगेटिव है कौन सा नहीं। हु इज दिस डॉक्टर, और दूसरा है इंटरोगेटिव है मैम, ये इंटरोगेटिव है। दिस इज द डॉक्टर, मैम दिस इज द डॉक्टर हु यूज्ड टू सर्जरी, हु परफॉर्म्ड सर्जरी। तो अब बताओ रिलेटिव कौन सा है? मैम सेकंड वाला रिलेटिव है और फर्स्ट वाला इंटेरोगेटिव है। सेकंड वाला रिलेटिव है, यानी ये वो डॉक्टर है सर्जरी परफॉर्म की, और हु का मतलब है जिसने, ये वो डॉक्टर है जिसने सर्जरी परफॉर्म करी। तो यहाँ पे हु क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, डॉक्टर को और सर्जरी को, तो इसीलिए हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। समझ आ गया यश? यस मैम आ गई। तो बस आसान है, सब कुछ आसान ही है। तो अब हमने सारे प्रोनाउन सीख लिए हैं, करेक्ट? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर जो बी है वो आप आराम से कर लोगे कि नहीं? यस मैम हो जाएगा। और ए हम मैच कर लेते हैं। तो ए का फर्स्ट है हु इज द क्लास मॉनिटर, इसमें हु क्या होगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। दूसरे में है द हैट, मैम फर्स्ट में दिस भी तो है। करेक्ट। यस मैम। फर्स्ट में हु है और दिस है, दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। अगला है द हैट इन द बॉक्स इज हर्स, हर्स क्या है? पजेसिव, PP, पजेसिव प्रोनाउन। थर्ड है आई एम प्रिटी श्योर दैट इज
हिज असाइनमेंट, हिज क्या है? मैम आई पहला पर्सनल फिर दैट डेमोन्स्ट्रेटिव और Demonstrative. हिज पॉजिटिव। आई है पर्सनल प्रोनाउन, दैट है Demonstrative. डेमोन्स्ट्रेटिव, दैट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और हिज है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। फोर्थ, ईदर क्या है? Either and or distributive. ईदर और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, करेक्ट। Yes ma'am. इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। फिफ्थ, Yes ma'am और कोई नहीं है। फिफ्थ, विच क्या है? Interrogative. और दीज क्या है? Demonstrative. तो विच है इंटेरोगेटिव और ये है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, दीज है डेमोन्स्ट्रेटिव। अरे सबको आ रहा है ना, सब पढ़ रखा है। Yes ma'am. द सोल्जर फॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स क्या है? Reflexive. Reflexive. रिफ्लेक्सिव, क्योंकि फॉट के बाद लगा है। अरे समझ पा रहे हो? And मैम इसमें amongst जो है वो भी तो प्रोनाउन ही है ना, amongst. नहीं, सब्जेक्ट के बाद नहीं लगा है ना। फॉट अमंगस्ट का मतलब है आपस में लड़ रहे हैं। वर्ब की दूसरी तरफ लगा हो तो रिफ्लेक्सिव ही होता है। तो वर्ब है फॉट, फॉट के जो बाद लगा है वो रिफ्लेक्सिव ही होगा। फॉट से अगर पहले लगा होता तब एम्फेटिक होता। अगला, और मैम amongst वो भी कुछ अमंगस्ट तो प्रीपोजिशन है मतलब, आपस में लड़। अमंगस्ट इज अ प्रीपोजिशन, वो कोई प्रोनाउन नहीं। सेवेंथ है नीदर, नीदर क्या है? neither and not जो है वो distributive. डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। Her अरे सबको पता possessive. है ना डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? नीदर, नॉर, ईदर और, ईच, एवरीवन, अभी पढ़ाया है मैंने क्लास में। एट्थ में, मैम इसमें हर भी तो है जो possessive है। हाँ इसमें हर है जो क्या हो जाएगा? हर, हर बुक है तो हर हो जाएगा पजेसिव, ठीक है। फिर एट्थ, एट्थ सबने मैच कर लिया? यश और जय मैच कर पा रहे हो? यस मैम कर रहे हैं। और उसके बाद है एट्थ, एट्थ में यू क्या है? You, he, and I is a personal pronoun. यू, ही और आई, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। इन तीनों को मैंने पर्सनल में पढ़ाया है। फिर आगे क्या बचा? बस। नाइन्थ, माइंड, Mine, possessive pronoun. पजेसिव प्रोनाउन है, मैम करेक्ट। 9 पोजीशन। और टेंथ, मैम क्या है? which interrogative. मैम व्हाट इंटरोगेटिव। व्हाट इंटेरोगेटिव है। बस देखो कितने आसान है। अब And एक्सरसाइज मैम नंबर that भी है इसमें। क्या बेटा? मैम that भी है जो दैट demonstrative. क्या है? दैट तो इंडिकेट कर रहा है, तो ये दिस, दैट, दीज, डूज यानी डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं? हमारे प्रोनाउन की एक्सरसाइज आज खत्म हो चुकी है। क्लास काफी लेट हो गई, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, बीच में टाइम लैग हो गया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, हम एक्सरसाइज नंबर केवल बी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और डी करेंगे क्लास में, वो मैं क्लास में कराऊंगी, और वाइवा होगा केवल, ठीक है। वाइवा पोस्टपोन होते जा रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, तभी ये हो पाएगा, ठीक है। अदरवाइज हो नहीं पाएगा फिर, क्योंकि अभी वाइवा के लिए बहुत लेट हो गया है। तुम लोग कौन कौन है जो बचा है वाइवा के लिए टेक्निकली? बाकी लोग के तो 10 आउट ऑफ 10 ही थे। कौन Mom, बचे? I, Sakshi. साक्षी बची है, और कौन बचा है? मैम मैं और और मैम साक्षी, यश, जय भी बचा। जय भी बचा होगा ना? यस मैम, जय बचा, सिर्फ खुशी, स्नेहा और मैंने दिया था। ओके ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बचे हुए 3 लोगों का वाइवा और 2 केवल क्लास होगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ही हम इसको कवर कर पाएंगे। बचे हुए लोगों का क्या है? तो फिर अपना जो 3 लोग और नए हैं वो अपना नया चैप्टर लिख के मुझे भेज देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर बी को मैच करने के बाद केवल वाइवा ही होगा। जिन लोगों का ऑलरेडी वाइवा हो चुका है उनका अगले चैप्टर का वाइवा होगा, और जिनका नहीं हुआ है उनका 2 चैप्टर का वाइवा होगा, ठीक है। क्लियर है? Okay, ma'am. Yes मैम। पूरी एक क्लास वाइवा को ही देनी पड़ेगी, वरना वाइवा हो नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में केवल वाइवा होगा। चैप्टर बी एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद जो लोग नए, सब लोग अपना नया वाला एक और चैप्टर मुझे भेज दो, और जिन लोगों का वाइवा ऑलरेडी हो चुका है उनका अगले चैप्टर का वाइवा होगा, और जिनका वाइवा नहीं हुआ है उनका 2 चैप्टर का वाइवा होगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके गाइस, तो अभी के लिए इतना ही, और मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। आफ्टर दैट यू ऑल Okay, कैन ma'am.